दोस्तों एक लड़की पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है, तेज होती है। वो इंटर 95% मार्क्स के साथ पास करती है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेती है। उस लड़की का सपना होता है कि वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके एक आईपीएस ऑफिसर बने। दोस्तों वो अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर पर जारी रखती है, लेकिन उसके घर वाले यानी उसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके कारण उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और वो उसे ऊंची पढ़ाई करने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, उसे मना करते हैं। जैसे ही वो लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों लड़की बहुत मायूस हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो एक अच्छी लड़की होती है और अपने माता पिता के फैसलों को वो सम्मान करती है और शादी कर लेती है। वो जब ससुराल जाती है तो उसे बहुत उम्मीद होती है कि उसका पति और उसके ससुराल के लोग जैसे सास ससुर उसका सपोर्ट करेंगे, उसे सहयोग करेंगे और वो उसके सपने को पूरा करने में पूरा मदद करेंगे। लेकिन वहाँ भी उसके साथ वही होता है। जैसे मायके में उसके माता पिता कम पढ़े लिखे थे और उसकी भावनाओं को, उसकी ऊंची उड़ान को नहीं समझ पाते हैं, उसी तरह से उसके ससुराल में भी उसके सास ससुर कम पढ़े लिखे थे और उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और उसे घर में ही चूल्हा चौकी में झोंक देना चाहते हैं। दोस्तों वो लड़की जब ससुराल में अपने सारे कामों को करके समय निकालकर पढ़ाई करने लगती तो उसके सास ससुर आ जाते और बोलते कि तुम्हें क्या पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना है, जो तुम पढ़ाई कर रही हो? करना तो तुम्हें चूल्हा चौकी ही है, घर ही संभालना है और जितना तुम्हें पढ़ना था तुमने पढ़ लिया है, अब तुम इस पढ़ाई को छोड़ दो। इस बात को सुनकर वो लड़की जरा सा भी डगमगाती नहीं है और अपने हौसलों को बुलंद रखती है और अपनी पढ़ाई जारी रखती है। अक्सर ससुराल में उसके सास ससुर के साथ उसकी कहा सुनी हो जाती थी पढ़ाई करने को लेकर। लड़की अपने सास ससुर को बताती कि मेरे कुछ सपने हैं, मैं यूपीएससी का एग्जाम निकालना चाहती हूँ। सास ससुर ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए उसके साथ तू मैं हो जाती दोनों के बीच में। दोस्तों उस लड़की का जो पति होता है वो भी अपने माता पिता के खिलाफ में कुछ नहीं बोल पाता है और लड़की अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती है। लड़की को एक समय ऐसा लगता है कि वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी। उसके माता पिता ने भी उसकी भावनाओं को नहीं समझा और यहाँ पर भी उसके सास ससुर उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। लड़की को जब पूर्णतः ऐसा विश्वास हो जाता है कि वह अपने सपने से दूर जा रही है और इस माहौल में वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगी, तो वह अंत में अपने पति से तलाक लेने के बारे में सोचती है और कोर्ट में जाकर म्यूचुअल डाइवोर्स का कोर्ट में केस कर देती है। दोस्तों उसके बाद वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ताकत के साथ लग जाती है और अंत में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लेती है और वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तो इतनी दिक्कतों के बाद भी यूपीएससी एग्जाम निकाल के आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। वह उस मुकाम को पकड़ लेती है, जिस मुकाम को पकड़ने के लिए लाखों लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वह यूपीएससी का एग्जाम निकाल पाएंगे, आईपीएस ऑफिसर बन पाएंगे। लेकिन वह लड़की ने अपनी मेहनत से यह कर दिखाया। और दोस्तों एक लड़की की बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे वह अपने ससुराल में अपने माता पिता के संघर्षों के साथ अपने सपने को पूरा करती है। जानते हैं पूरी जानकारी इस मेरे कहानी के वीडियो में। आप लोगों से बस एक ही आग्रह है कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों कलेक्टर के ऑफिस में बहुत ही गहमा गहमी होती है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। इस नए कलेक्टर ऑफिस में नई कलेक्टर साहिबा आने वाली होती है, इसलिए उनके स्वागत में सारे स्टाफ और जितने भी नीचे तबके के लोग होते हैं वो स्वागत में लगे हुए रहते हैं। 10 बजे कलेक्ट्रेट ऑफिस के कैंपस में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी एंटर करती है और जितने भी स्टाफ होते हैं वो उस गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है, बड़े बाबू गेट का दरवाज़ा खोलते हैं और
फूलों का गुलदस्ता मैडम के हाथों में देकर स्वागत करते हैं। उसके बाद क्रम वाइज सारे लोग मैडम के हाथों में गुलदस्ता देकर उनका इस जिले में, इस ऑफिस में स्वागत करते हैं। मैडम नीले कलर की साड़ी पहने हुए, एक हाथ में मोबाइल और घड़ी पहने हुए, दूसरे हाथ में एक डायरी पकड़े हुए बहुत ही साधारण और सुंदर महिला उस गाड़ी से उतरती है। दोस्तों, मैडम जो है वो सबके हाथों से गुलदस्ता लेकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी पंक्ति में, उसी लाइन में खड़े थे एक व्यक्ति जिनके पास से मैडम जाती है और वो उनके हाथों से भी गुलदस्ता लेती है और लेकर थोड़ी देर उनको देखती है, उसके बाद आगे बढ़ जाती है। वह व्यक्ति जब मैडम को देखता है तो अपने सिर को नीचे कर लेता है और मैडम उससे गुलदस्ता लेकर आगे की ओर बढ़ जाती है। बड़े बाबू मैडम को लेकर कलेक्टर के ऑफिस में चले जाते हैं और उसके पीछे पीछे जितने भी स्टाफ होते हैं वो सब मैडम के कैबिन में पहुंचते हैं। बड़े बाबू सभी का परिचय मैडम से करवाते हैं पोस्ट वाइज कि कौन व्यक्ति किस पोस्ट पर यहाँ पर कार्यरत है। दोस्तों, पंक्ति में दूसरी तरफ खड़े थे प्रेम सिंह सैनी, जो कि जब देखते हैं कि बड़े बाबू सबका परिचय करवा रहे हैं तो वह अपने लाइन से हटकर पीछे की तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब मैडम देखती है कि बड़े बाबू उनका परिचय करवाने जाते हैं तो मैडम बड़े बाबू को रोक देते हैं, बोलती है कि आप इनका परिचय नहीं करवाइए, यह अपना परिचय खुद देंगे और यह यहाँ पर किस विभाग में किस पोस्ट पर हैं यह खुद बताएंगे। मैडम के आदेश पर प्रेम सिंह सैनी अपना परिचय देते हैं, बोलते हैं कि मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं यहाँ पर क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। इतना कहकर प्रेम सिंह सैनी जो है वह तुरंत मैडम के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम सिंह सैनी जब बाहर जाते हैं तो बड़े बाबू सोचते हैं कि प्रेम सिंह सैनी किसी बात को लेकर यहाँ नाराज हैं और सभी को प्रेम सिंह सैनी का इस प्रकार से बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है। सारे स्टाफ जितने भी थे वो मैडम के कैबिन में मैडम की सरलता, सुंदरता और सादगी से बहुत ही प्रसन्न थे। प्रेम सिंह सैनी जो है वो मैडम के कैबिन से बाहर निकलकर एक टेबल पर एकांत में बैठ जाते हैं और उदास होकर कुछ सोचने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़े बाबू आते हैं और थोड़े गुस्से में प्रेम सिंह सैनी से बोलते हैं कि आपको कलेक्टर मैडम के ऑफिस से इस तरह से नहीं निकलना चाहिए था, उनसे इजाज़त लेकर, उनसे परमिशन लेकर ही आपको बाहर आना चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप एक मामूली क्लर्क हैं और वो इस पूरे जिले की हेड हैं, वो कलेक्टर साहिबा हैं। बड़े बाबू बोलते हैं प्रेम सिंह को कि मैडम को इस बात का बुरा भी लग सकता है, लेकिन इस बात को सुनकर भी प्रेम सिंह कुछ भी नहीं बोलते। वो चुपचाप अपने फाइल को देखते रहते हैं और उसे पलटते रहते हैं, उसके पन्नों को देखते रहते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन प्रेम सिंह सैनी जॉब पर नहीं आते हैं। वह बड़े बाबू को फ़ोन करके बता देते हैं कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आज मैं ड्यूटी पे नहीं आ पाऊंगा। इधर मैडम को ड्यूटी ज्वाइन किए हुए 1 महीने हो चुके थे। सारे स्टाफ, जितने भी स्टाफ थे उनके ऑफिस में, वो सारे स्टाफ उनके पास किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी काम के नज़रिए से उनके पास जा चुके थे और जो भी उनके पास नहीं गए थे उनको मैडम किसी न किसी काम से अपने पास बुलवा चुकी थी। नहीं गए थे तो केवल एक व्यक्ति थे और उनका नाम था प्रेम सिंह सैनी। दोस्तों, प्रेम सिंह सैनी को जब भी मैडम से कोई काम पड़ता तो वह अपने एक दोस्त कर्मचारी से फाइल को देकर मैडम के पास भेज देता और बोलता कि यह काम मैडम से करवाओ। वह खुद उस काम के लिए नहीं जाता। बहुत दिनों तक जब मैडम प्रेम सिंह सैनी को ऑफिस में नहीं देखती है तो वह बड़े बाबू को बुलाकर पूछती है कि क्या प्रेम सिंह सैनी ड्यूटी नहीं आ रहे हैं। बड़े बाबू बोलते हैं मैडम से कि नहीं मैडम, प्रेम सिंह अपने काम पर बहुत दिनों से नहीं आ रहे हैं। इस बात को सुनकर मैडम बोलती है, बड़े बाबू से पूछती है कि क्या उन्होंने कोई भी प्रकार का लिखित रूप में आपको सूचना दिया है, सूचित किया है कि किस कारणवश वह ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो बड़े बाबू बोलते हैं कि नहीं मैडम, उन्होंने कोई भी प्रकार का सूचना हम लोगों को नहीं दिया है। दोस्तों, इस बात को सुनकर मैडम थोड़ा नाराज होती है और बड़े बाबू को बोलती है कि इस प्रकार से बिना किसी सूचना के गैर हाजिरी होना ये बहुत ही गलत बात है। बड़े बाबू को आदेश दिया जाता है कि आप जाकर पता कीजिए कि आखिर में प्रेम सिंह जो है वो ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का क्या कारण है।
बड़े बाबू को जब आदेश मिलती है तो वह तुरंत ऑफिस से निकलकर प्रेम सिंह सैनी को फ़ोन लगाते हैं और उसे नहीं आने का कारण पूछते हुए यह भी बताते हैं कि मैडम यहाँ पर नाराज़ हो रही है। प्रेम सिंह जब बात करता है बड़े बाबू से तो वह दूसरे दिन ऑफिस में उपस्थित हो जाता है और उपस्थित होने के बाद डायरेक्ट मैडम के कैबिन में उसे भेजा जाता है। मैडम के सामने जाकर वह खड़ा हो जाता है। मैडम जैसे ही प्रेम सिंह को देखती है वह थोड़ी गुस्से में बोलती है कि मिस्टर प्रेम सिंह, यह सरकारी ऑफिस है, यहाँ पर आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आपको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप यहाँ पर छुट्टी लेने के लिए एक आवेदन दे सकते थे और उसके माध्यम से आपको छुट्टी मिल जाती और आप छुट्टी ले लेते, लेकिन बिना किसी सूचना के आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर इस प्रकार की कोई भी काम आप करते हैं आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। मैडम दोबारा से प्रेम सिंह को बोलती है कि आगे से आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। इस बात को सुनकर प्रेम सिंह थोड़ा गुस्से में था और उसने मैडम को जवाब दे दिया। वह बोलता है कि मैडम, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और मेरी जिम्मेदारी सरकार के प्रति है। मैं किसी भी एक पर्टिकुलर अधिकारी का कोई गुलाम नहीं हूं। मेरी छुट्टियां बाकी थी इसलिए मैंने छुट्टी ले लिया। दोस्तों, इतना कहकर प्रेम सिंह जो है वो मैडम के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। मैडम जब देखती है कि प्रेम सिंह बहुत ही गुस्से में ऑफिस से बाहर निकला है तो वह बड़े बाबू को बुलाती है और पूछती है कि यह प्रेम सिंह कैसा आदमी है। तो प्रेम सिंह के बारे में बड़े बाबू ने बताया कि यह अभी से 2 साल पहले ही इस ऑफिस में ज्वाइन किया है और यह बहुत ही अपने आप में बिजी रहता है। न कोई यहाँ इसका दुश्मन है और न ही कोई खास दोस्त है। यह काम से मतलब रखता है। यह अपने टाइम पर ऑफिस आ जाता और टाइम से अपने ऑफिस से घर चला जाता। दोस्तों, मैडम के ऑफिस में एक वर्मा नाम का स्टाफ काम करता था। वह प्रेम सिंह से बड़े पोस्ट पर था और वह जितने भी टेंडर आते मैडम के ऑफिस में उसको वह हैंडल करता था। वर्मा के पास जितने भी टेंडर आते वह उसमें कमीशन लेता था और भी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता कमीशन। और खबर तो इतना था, मैडम से पहले जो कलेक्टर आए हुए थे वो भी वर्मा से कमीशन लेते थे हर टेंडर को भरने में और दोनों मिल बांट कर कमाते थे। इस बात की भनक मैडम को लगती है। वह धीरे धीरे वर्मा के ऊपर नकेल कसने लगती है कि कोई भी प्रकार का गैर कानूनी टेंडर उनके माध्यम से ना भरा जाए। इस बात की खबर जब वर्मा को लगती है कि मैडम उस पर नजर रख रही है तो वह मैडम से गुस्सा होकर रहता है। सारे स्टाफों में मैडम की बुराई करता है और मैडम के प्रति सभी को भड़काते रहता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, एक बहुत ही बड़ा टेंडर मैडम के ऑफिस में आता है और वह टेंडर पहले भी वर्मा के माध्यम से, उनका टेंडर पहले भी वर्मा की मदद से भरा जा चुका था। पहले वाले कलेक्टर साहब जो हैं वो इसका टेंडर भर चुके थे, लेकिन जब यह फाइल मैडम के पास जाता है तो वो जब उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करती है तो बोलती है कि यह गैर कानूनी है और वो उसके फॉर्म पे साइन करने से मना कर देती है और उसके टेंडर को कैंसिल कर देती है। इस बात की सूचना जब वर्मा को मिलता है तो वह मैडम के बारे में ऑफिस में ही अनाप शनाप बोलने लगता है, मैडम के बारे में बुराई करने लगता है। बहुत देर बोलने के बाद जब प्रेम सिंह से नहीं रहा जाता है तो वह उसे जाकर मना करता है, बोलता है कि मैडम के बारे में आप ऐसा मत बोलिए। लेकिन वह प्रेम सिंह के मना करने के बाद भी वर्मा जो है वो मैडम के बारे में कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलने लगता है, गंदी गंदी बातें करने लगता है, उनके कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगता है। जब सुनते सुनते प्रेम सिंह को नहीं रहा जाता है तो वह वर्मा के साथ मारा पीटी करने लगता है। वो उसे समझाने लगता है, लेकिन नहीं मानने पर वर्मा के साथ प्रेम सिंह की झड़प हो जाती है। मारा मारी तक बात फैल जाती है। जब बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है तो मैडम के ऑफिस तक बात को जाती है। मैडम आती है तो देखती है कि प्रेम सिंह और वर्मा आपस में लड़ रहे हैं। मैडम के हस्तक्षेप से यह झगड़ा सुलझता है। उसके बाद मैडम जो है वो अपने ऑफिस में जाती है और बड़े बाबू को बुलाकर प्रेम सिंह के बारे में पूछती है कि आखिर में क्यों झगड़ा हो रहा था। तो बड़े बाबू बताते हैं कि वर्मा आपके बारे में बहुत सारा अनाप शनाप बातें बोल रहा था, इसलिए प्रेम सिंह उससे झगड़ा कर लेता है। प्रेम सिंह को मैडम बड़े बाबू के माध्यम से बुलाती है और बोलती है कि आप जो है ऑफिस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का गैर कानूनी काम नहीं करना है। तो वो बताता है कि ये वर्मा जो है वो आपको गालियाँ दे रहा था और मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने झगड़ा किया। मैडम बोलती है कि यह आपका घर नहीं है जहां आप जब चाहे तब झगड़ा कर लें।
आपको एक मर्यादा में रहना चाहिए। प्रेम सिंह गुस्से में उनकी तरफ देखता है और ऑफिस से चला जाता है। उसके बाद मैडम जो है वो वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में सोचती है। दोस्तों, एक दिन मैडम को सूचना मिलती है ऊपर से कि कैबिनेट मंत्री जो है उनके ऑफिस में आने वाले हैं और कोई प्रकार का विचार विमर्श करने वाले हैं। मैडम को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, वो अपने सारे स्टाफ में ये बात को कड़ाई से बोलती है कि यहाँ पर सख्ती के साथ उनके स्वागत की व्यवस्था की जाए, और नहीं तो मंत्री साहब नाराज हो जाएंगे। उनको नाराज ना हो ऐसा कोई भी काम मेरे ऑफिस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिस दिन मंत्री साहब आने वाले थे, उस दिन सारे स्टाफ, यहाँ तक कि मैडम भी सुबह आ जाती है और अपने तैयारियां को देखने लगती है। उनकी नज़र जब प्रेम सिंह के टेबल पर जाती है तो वह देखती है कि प्रेम सिंह ड्यूटी में नहीं आया है। उसके बाद बड़े बाबू से मैडम पूछती है प्रेम सिंह के बारे में। बड़े बाबू जब प्रेम सिंह को फ़ोन लगाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि प्रेम सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वह मैडम को जाकर बताते हैं कि मैडम, प्रेम सिंह का आज एक्सीडेंट हो गया है और वह एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। जैसे ही मैडम को यह पता चलता है कि प्रेम सिंह का एक्सीडेंट हो गया है और वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में सीरियस में भर्ती हैं और उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, मैडम के चेहरे का रंग उतर जाता है। उनकी इस स्थिति को देखकर बड़े बाबू और सारे स्टाफ भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर में एक मामूली स्टाफ क्लर्क के बारे में जानकर मैडम को इतना दुख क्यों हुआ। उसके बाद मैडम जो है वो अपने सुरक्षा कर्मी और अपने ड्राइवर को बोलती हैं कि गाड़ी निकालो, मुझे तुरंत ही प्रेम सिंह जिस अस्पताल में भर्ती है वहाँ जाना है। बड़े बाबू मैडम को समझाते हैं कि मैडम, अभी मंत्री साहब आ रहे हैं, यहाँ पर आपका रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मंत्री साहब नाराज़ हो जाएंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी दूसरे स्टाफ को प्रेम सिंह के अस्पताल में भेज देते हैं, वह उसकी देखभाल करेगा, आपका यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैडम बोलती है, नहीं, मैं अभी तुरंत जाऊंगी, आप मंत्री साहब को संभाल लेना। उसके बाद दोस्तों, सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर को लेकर मैडम उस अस्पताल में चली जाती हैं। अस्पताल में जाने के बाद गाड़ी से तुरंत स्वयं ही उतरकर दौड़ते हुए वह अस्पताल के आईसीयू की तरफ जाने लगती है। डॉक्टर जैसे ही देखते हैं कि जिला के कलेक्टर साहिबा आई हैं हॉस्पिटल में, पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर जो है वो सख्ते में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मैडम आईसीयू के बारे में पूछती है, सारे डॉक्टर उनके पीछे पीछे दौड़कर उन्हें बताते हैं कि मैडम, फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू है। जब लिफ्ट से मैडम जाना चाहती है तो देखती है कि लिफ्ट में लेट हो रहा है। वो सीढ़ियों के माध्यम से ही फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ जाती हैं। डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही मैडम जाती हैं आईसीयू में, वो बाहर से ही देखती है कि प्रेम सिंह के पूरे शरीर पर पट्टी लगी हुई है और वह अभी भी बेहोशी की हालत में सोया हुआ है। मैडम जब ऐसी हालत प्रेम सिंह की देखती है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो बड़ी ही सफाई के साथ अपने आंसुओं को रोकते हैं। प्रेम सिंह के बारे में डॉक्टर से आइडिया लेती है तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी तबीयत अब ठीक है, ये खतरे से बाहर है। उसके बाद मैडम जो है वो डॉक्टरों को सख्त हिदायत देती हैं कि इनके इलाज में कोई भी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए, हमारे स्टाफ है। उसके बाद मैडम ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने लगती है तो उनको फ़ोन आता है बड़े बाबू का। बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम, आपके यहाँ ना रहने से मंत्री साहब नाराज होकर चले गए हैं। मैडम जो है वो उस दिन बहुत उदास रहती है। वो उसके बाद अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में जाती है तो सारे स्टाफ और बड़े बाबू भी उनसे पूछते हैं कि मैडम, आखिर में आपने कल ऐसा क्यों किया। मैडम कोई भी जवाब नहीं देती है और सीधे अपने कैबिन में चली जाती है। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैडम जो है वो बार बार बड़े बाबू के माध्यम से प्रेम सिंह के बारे में आइडिया लेते रहती है कि उसका तबीयत कैसा है, अभी तक क्या सुधार है। वो उसके घर तो नहीं जाती है, लेकिन बड़े बाबू के माध्यम से आइडिया लेती है कि उनका सुधार हुआ या नहीं हुआ। थोड़े दिनों के बाद जब एक दिन उनसे नहीं रहा जाता है तो वह अपने स्टाफ को लेकर, सुरक्षा कर्मी को लेकर प्रेम सिंह के घर पे चली जाती है। और प्रेम सिंह के घर पर जाकर देखते हैं तो प्रेम सिंह जो है वो पूरे उसके शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी और जब बगल में टेबल पर उनकी दवाई और पानी रखी हुई थी, वो उसे लेने की कोशिश करता है लेकिन वो ले नहीं पाता। उसके शरीर में इतना दर्द रहता है, वह ले नहीं पाता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं होता है। मैडम जब ऐसा देखती है तो वह सुरक्षा कर्मी ड्राइवर को बाहर में ही रोककर
कमरे में दाखिल हो जाती है। कमरे में दाखिल होने के बाद वो बोलती है प्रेम सिंह को कि रुको मैं देती हूँ। उसके बाद वो ग्लास में पानी को भरकर उसकी दवा उसके हाथ में पकड़ा देती है। प्रेम सिंह जब देखता है तो बोलता है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आपके यहाँ आने से विभाग में बहुत तरह की बातें होंगी। मैडम बोलती है कि जब यही चीज़ तुम सोच रहे थे तो तुम्हें यह बात उस समय सोचनी चाहिए थे जिस समय तुमने वर्मा से मेरे लिए झगड़ा किया था। प्रेम सिंह जो है वो चुप हो जाता है, अपनी नज़र नीचे कर लेता है। उसके बाद मैडम प्रेम सिंह से बोलती है कि तुम अकेले यहाँ क्यों रहते हो, क्यों नहीं अपने बीवी को बाल बच्चों को यहाँ पर रखते हो, कम से कम तुम्हें टाइम पर दवा देती, तुम्हारी सेवा करती, कम से कम तुम्हें इस प्रकार की कष्ट तो नहीं होता। प्रेम सिंह कुछ नहीं बोलता है, वो सर को नीचे रखता है। मैडम थोड़ी गुस्साते हुए बोलती है कि क्या तुमने उसे भी छोड़ दिया? तो प्रेम सिंह बोलता है नहीं, मैंने न आपको छोड़ा था न मैंने उसे छोड़ा, मैंने दूसरी शादी नहीं की है। मेरे पिताजी ने कितना भी कहा लेकिन मेरे दिल में हमेशा से तुम रहती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। इस बात को सुनकर मैडम जो है उनके आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह बोलती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट वर्मा ने ही करवाया है, मैंने उसे सस्पेंड कर दिया है और पुलिस थाने में उसके खिलाफ FIR भी कर दी है। इस बात को सुनकर प्रेम सिंह बोलता है मैडम ये सब नहीं करना चाहिए था, ये करने से आपका बदनामी होगा आपके। मैडम बोलती है कि तुम्हें ये सब बातें आज से 5 साल पहले सोचनी चाहिए थी जब मैं तुम्हारे यहाँ शादी होकर आई थी, लेकिन तुमने उस समय नहीं सोचा। उसके बाद जैसे ही प्रेम सिंह मैडम से पूछता है कि क्या आपने शादी की है, तो मैडम बोलती है कि नहीं, मेरे पिताजी ने भी बहुत बार मुझे फोर्स किया लेकिन मैं भी शादी नहीं की। मुझे जो तुमने डाइवोर्स का जो पेपर भेजा था मैंने उस पर साइन नहीं किया, वो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं। प्रेम सिंह भी अपनी गलतियों को मानता है, बोलता है कि मैं भी क्षमा चाहता हूँ, मैंने भी तुम्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहा लेकिन मैं अपने माता पिता के हाथों मजबूर था। लड़की बोलती है, मैडम बोलती है कि मैंने तो केवल आप लोगों से यही मांगा था कि मुझे पढ़ने दीजिए और मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगी तो आप लोगों के ही काम आऊंगी, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट नहीं किया। प्रेम सिंह भी अपनी गलती को मानता है और मैडम भी अपनी गलती को मानती है। दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। उसके बाद मैडम बाहर जाती है, अपने सुरक्षा कर्मी और फौज को बोलती है, ड्राइवर को बोलती है कि आप लोग घर चले जाइए, कल मैं आपको ऑफिस में मिलूंगी। जब सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर इस बात को सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या बात है, मैडम यहाँ अकेले है एक स्टाफ के घर में। लेकिन मैडम के आदेश के अनुसार वो लोग घर चले जाते हैं। मैडम दरवाजों को बंद करती है और वो अपनी पत्नी धर्म को निभाते हुए फिर से जाकर प्रेम सिंह की सेवा करने लगती है। बहुत साल के बिछड़े हुए दोनों आपस में मिलते हैं और एक पति पत्नी की तरह रहते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? एक बहुत ही जागरूक करने वाली कहानी है कि कैसे एक महिला अपने संघर्षों को झेलते हुए अपने सपने को पूरा करती है और हम लोगों को एक महिला की सपोर्ट करनी चाहिए, उसके सपनों को पूरा करने में हम लोगों को मदद करनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे मनोबल को बढ़ाएं।